नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की एक बार फिर से बल्ले बल्ले, यानी कि गहलोत की एक बार फिर से बल्ले बल्ले। मौजूदा राजनीतिक हालात में बल्ले बल्ले। राहुल गांधी ने स्वीकारा राजस्थान आने का निमंत्रण। 12 और 13 फरवरी को राहुल राजस्थान आ रहे हैं। राहुल की यात्रा मुख्यतः जुड़ी है किसान आंदोलन से लेकर और राहुल की सभाओं के स्थान और यात्रा का कार्यक्रम फाइनल करने के अंदर गहलोत और माकन जुटे हुए हैं। हालांकि फिलहाल राहुल के नहरी क्षेत्र का दौरा करने की चर्चा है, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा राहुल गांधी कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब से जुड़ी बेल्ट है और जिस तरीके से किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा असर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ही देखा गया है। अलबत्ता किसान आंदोलनकारियों के साथ पैदल मार्च भी राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार न सिर्फ कांग्रेस के अंदर एक प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद शायद आला कमान को भी लग रहा है कि इससे बेहतर जगह कहीं नहीं जहां किसान मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सके, और इसलिए अशोक गहलोत की बल्ले बल्ले कही जा रही है। राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं, किस इलाके में आएंगे, इस तरीके की यात्रा का उनका शेड्यूल होगा, ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ। लेकिन अजय माकन ने ट्वीट कर ये जानकारी जरूर दे दी कि 12 और 13 को राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जयपुर में लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 12 जनवरी की रात को संगठन महासचिव वेणुगोपाल आए थे जयपुर। कुछ मीटिंग से लेकर अगले दिन ही वो वापस दिल्ली रवाना हो गए, और इसी तरीके से कोषाध्यक्ष बने पवन बंसल भी जयपुर दौरे पर आए थे। बाकायदा जयपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं से उन्होंने बैठक भी की थी, मंथन भी किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री अजय माकन जयपुर आए थे। केंद्रीय नेताओं की जयपुर यात्राओं पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी भी की, कहा और सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान से चल रही कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस मुख्यालय हो गया है दिल्ली से जयपुर में ही शिफ्ट, क्योंकि केसी वेणुगोपाल आए, उसके बाद पवन बंसल आए और उसके बाद अजय माकन यहां आए। और अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी, माना क्या कंफर्म है, क्योंकि अजय माकन ने कंफर्म किया है कि 12 और 13 तारीख को राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। तो क्या पूरा फोकस या पूरी कांग्रेस अब जयपुर से चल रही है? इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की लगातार जयपुर का दौरा कर रहे हैं और जयपुर के जरिए बाकी की रणनीति पर काम कर रहे हैं, फिर बात चाहे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के जयपुर आने की हो, कुछ मीटिंग्स लेने की और उसके बाद वापस दिल्ली रवाना होने की हो, कुछ इसी अंदाज में कोषाध्यक्ष पवन बंसल जयपुर आए थे। जयपुर आने के बाद वो यहां से मीडिया से मुखातिब हुए थे। राम मंदिर को लेकर जो कलेक्शन हो रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और वो दिल्ली से नहीं, वो जयपुर आकर उठाए गए। अन्य कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की, बैठक भी की। उसके बाद शुरुआत हुई अजय माकन की। प्रभारी मंत्री अजय माकन पहुंचे जयपुर और किस किस से मिले, ये काफी महत्वपूर्ण था। वो लगभग राजस्थान के हर बड़े नेता से मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी मुलाकात हुई, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनके डॉक्टर सीपी जोशी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद सचिन पायलट के साथ भी लगभग 1 घंटे के आसपास उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो यहां से चले गए। और अब राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या वाकई में कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गया? और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत से डोटासरा की मुलाकात की। सीएमआर पर हो रही महत्वपूर्ण मुलाकात और संभवतः राहुल गांधी के दौरे को लेकर चर्चा हो रही है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, कल सीकर जाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर से हनुमानगढ़ जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है। इन चर्चाओं से मिल रहे राहुल गांधी के हनुमानगढ़ दौरे के संकेत। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अगर वो आ रहे हैं तो नहरी क्षेत्र में आएंगे, और नहरी क्षेत्र का मतलब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वैसे भी अगर वो किसानों के मुद्दे पर आ रहे हैं तो फिर वही 2 महत्वपूर्ण जिले हैं जहां किसान सबसे ज्यादा शुरुआत से ही किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो इलाका वैसे भी पंजाब से लगता हुआ इलाका है। लेकिन अब जैसे ही ये जानकारी मिल रही है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से हनुमानगढ़ जा सकते हैं। अब यहां से संभावनाएं बन रही हैं कि राहुल गांधी हनुमानगढ़
दौरे पर रहेंगे, लेकिन उस दौरान यात्रा करेंगे, सभा करेंगे या फिर पंचायत के तौर पर किसान नेताओं से मिलेंगे, यह अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। और अब बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई। इस दौरान भीलवाड़ा की सहाड़ा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। मंत्री रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। रतन देवासी, श्रवण सिंह राठौड़, भीमाराम चौधरी, डॉक्टर भवी मीणा, राम सिंह कसवा, मुकेश कुमावत, सत्येंद्र भारद्वाज भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सभी चारों सीटों को जीतने का टारगेट हमें लेकर चल रहा है। प्रदेश में अगली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की ही फिर से बनेगी, इस संकल्प के साथ मैं काम कर रहा हूं। इस प्रकार आज से हुई रणनीतिक बैठकों की शुरुआत और 4 बाई इलेक्शन के साथ मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया कि अब जो काम किया जा रहा है वो 2023 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और 2023 में कांग्रेस की सरकार को वापस रिपीट करा के लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहृदयता रतकुड़िया गांव निवासी परसाराम सीवर के मामले में सहृदयता दिखाई दी। गुर्दा खराब होने पर कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ की अनुशंसा पर इलाज कराने में मदद की गई थी, लेकिन इलाज के दौरान परसाराम सीवर की मौत हो गई। एक बार फिर से जाखड़ ने सीएम गहलोत से मदद का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने मामले को गंभीरता से लिया और सीवर की मौत के बाद धर्मपत्नी के खाते में 10 लाख रुपए डलवा दिए। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और इसका बाकायदा ये एक उदाहरण भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रतकुड़िया गांव के रहने वाले परसाराम सीवर के गुर्दे खराब हो गए थे। कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने अनुशंसा की कि इलाज में मदद कर दीजिए, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान परसाराम सीवर की मौत हो गई। अब इसके बाद एक बार फिर से जाखड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत से आग्रह किया। अब आग्रह क्या किया गया ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आग्रह किया गया परिवार को संबल देने का। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और सीवर की मौत के बाद धर्मपत्नी के खाते में 10 लाख रुपए डलवा दिए। जाहिर है इसके बाद पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहे। जिसने भी नजारा देखा कह उठा मक्खन लाल जी हीरा। बात अजमेर रोड पर किसानों द्वारा लगाए हाईवे जाम की। जयसिंहपुरा रोड पर एक पुरानी कार में फंस गए थे बुजुर्ग। वृद्धा की हो रही थी तबीयत खराब और गुहार लगा रहे थे बुजुर्ग। कई वाहनों के बीच में फंसी कार में मौजूद वृद्धा को हॉस्पिटल पहुंचाना था। जाम करने के दौरान एम्बुलेंस वाहनों को रास्ता दिया जा रहा था। ट्रैफिक कांस्टेबल मक्खन लाल ने नहीं देखी बुजुर्ग की पीड़ा, बमुश्किल बीच से ही निकलवाया बुजुर्ग की पुरानी कार को और चौराहा पार करा शहर के लिए रवाना कर दिया। मक्खन लाल की आत्मीयता और मानवता ने लोगों की वाहवाही को बटोरा है। आज दरअसल 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया गया था। 12 बजे से 3 बजे के बीच में चक्का जाम किया गया था। इसका मतलब ये कि जो घटना घटी वो 12 से 3 के बीच में घटी। जयसिंहपुरा रोड की घटना जहां पुरानी कार थी उसमें बुजुर्ग थे। बुजुर्ग की तबीयत खराब हो रही थी, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में जो वहां कांस्टेबल थे, ट्रैफिक कांस्टेबल थे मक्खन लाल, उनसे बुजुर्गों की पीड़ा देखी नहीं गई और इसलिए उन्होंने बुजुर्गों की कार को बमुश्किल बीच रास्ते से निकलवा दिया। चौराहा पार कर शहर के लिए कार को रवाना कर दिया और यही वजह है कि मक्खन लाल की आत्मीयता और मानवता ने लोगों की वाहवाही को बटोरा। कुछ नेताजी को जल्दी थी, कुछ पुलिस थी परेशान। दरअसल 3 घंटे चलने वाला जाम जब 1 घंटे में खुल गया। किस्सा अजमेर रोड पर हाथरोटा में किए गए हाईवे जाम का। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज और कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया था, लेकिन 1 घंटे में ही वाहनों की कतारें पहुंचने लगी थी शहर तक। ऐसे में हो सकती थी शहर के अंदर तक जाम की स्थिति, तो पुलिस ने की नेताजी से जाम खोलने की रिक्वेस्ट। वहीं नेताजी को भी निकलना था राजसमंद के लिए, इसीलिए सहजी मान गए और 1 घंटे के अंदर ही हाईवे खुल गया। लेकिन 1 घंटे ने यह जरूर बता दिया कि
यहां अगर जाम किया जाता तो फिर स्थिति शहर की खराब हो सकती थी, क्योंकि ट्रैफिक लंबा चौड़ा लग जाता। क्योंकि 3 घंटे जो जाम लगना था, अगर 1 घंटे में ही जाम की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, आम आदमी ज्यादा परेशान होने लगा, जाम की लंबी लंबी कतारें लगने लगी, तो जाहिर है उसको खोल देना चाहिए था। अजमेर रोड पर ऐसा ही हुआ। आंकरोटा के लिए हाईवे जाम किया गया था। जाम करने वाले थे किसान नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनके कार्यकर्ता भी थे। लेकिन जब जैसे ही देखा गया कि 1 घंटे में ही वाहनों की कतारें शहर तक पहुंच रही हैं, तो पुलिस ने उनसे आग्रह किया, वो भी मान गए। अब इसमें आप दोनों के लिए राहत कह सकते हैं। वजह यह कि पुलिस को जाम खुलवाना था, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था। वक्त रहते नेताजी मान गए, उनकी टेंशन कम हो गई। वहीं नेताजी को राजसमंद निकलना था, वो भी आराम से मान गए। 1 घंटे में जाम की प्रक्रिया भी अपना ली गई, अपना बाहुबल भी दिखा दिया गया, ये भी दिखा दिया गया कि जाम का असर क्या होता है। पुलिस भी उसके बाद आराम से रही और नेता भी निकल गए। और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक की। दरअसल पंजाब के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को शाह की दो टूक कृषि बिलों पर जारी किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रतिनिधिमंडल मिला था। 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार लोगों के प्रति दयालुता दिखाने की बात कही गई थी। इस पर गृह मंत्री शाह ने कड़े शब्दों में पंजाब के मंत्रियों से कहा, सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत दयालुता दिखा दी। अब सरकार के पास सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चंडीगढ़ में अमरिंदर की सर्वदलीय बैठक से 1 दिन पहले ये मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात बताती है कि सरकार का स्टैंड क्या कुछ है। और देखिए, जिस तरीके से लाल किले पर जो हुआ था, उसके बाद बहुत से केस दर्ज हुए हैं। कईयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, कईयों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और शायद यही वजह कि पंजाब में जो चुनाव होने हैं उसको देखते हुए ये डेलीगेशन गृह मंत्री शाह से मिला था। और मंत्रियों ने कहा कि सरकार दयालुता दिखाए, तो फिर शाह ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत दयालुता दिखा ली है। अब सरकार के पास सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। चंडीगढ़ में अमरिंदर की सर्वदलीय बैठक से 1 दिन पहले ये मुलाकात हुई। लेकिन अब बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत की संवेदनशील फैसले। दरअसल जल संसाधन विभाग के 1500 वर्क चार्ज कार्मिकों को तोहफा दिया गया है। अब इन कार्मिकों को मिल सकेगा अगला पदनाम। कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही थी मांग। ऐसे कार्मिक जिन्होंने चयनित वेतनमान और ACP का ले लिया था लाभ, लेकिन अब तक नियुक्ति के प्रथम पद पर ही कार्यरत है, उन कार्मिकों को अगला पदनाम मिल सकेगा। 1994 में सरकार ने वर्क चार्ज कार्मिकों की नई भर्ती पर रोक लगाई थी। 1995 में इस संवर्ग को टाइम कैडर घोषित कर दिया गया था। इसके चलते जो कर्मचारी प्रथम नियुक्ति के समय जिस पद पर कार्यरत थे, वो अभी तक उसी पद पर बने हुए हैं, यानी कि लगभग 25 सालों से। पदोन्नति नहीं होने से इन कार्मिकों में जो हीन भावना है वो व्याप्त हो रही थी। और उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। मसलन उनके बाद जो ड्यूटी लगे होंगे वो धीरे धीरे प्रमोशन पाकर ऊपर पहुंच गए होंगे, लेकिन ये टाइम पोजीशन पर ही लगे हुए थे, यानी कि उस पोजीशन पर जिस पर वो पहले से लगे हुए थे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके दर्द को समझा, संवेदनशील फैसला लिया और उसके बाद 1500 वर्क चार्ज कार्मिकों को तोहफा दे दिया, यानी कि उनके दर्द को समझते हुए जो वो चाहते थे वैसा कर दिया और इन कार्मिकों को अब अगला पदनाम मिल पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी कर्मचारी थे उनको वेतनमान और ACP का तो लाभ मिल रहा था, लेकिन जो पद में बढ़ोतरी होती है वो नहीं हो रही थी। उसके पीछे की बड़ी वजह थी 1994 में सरकार ने वर्क चार्ज कार्मिकों की नई भर्ती पर रोक लगा दी। 1995 में इसी संवर्ग को टाइम कैडर घोषित कर दिया गया था और इसी के चलते जो कर्मचारी पहली नियुक्ति के वक्त जिस पद पर काम कर रहे थे, वो 25 साल बीत जाने के बाद भी उसी पद पर काम कर रहे थे। पदोन्नति नहीं होने से इन कार्मिकों के अंदर हीन भावना व्याप्त हो रही थी। उम्मीद करेंगे कि इस फैसले के बाद वो हीन भावना छोड़ेंगे और एक जोश के साथ काम करते नजर आएंगे। JDA की भवन मानचित्र शाखा में पेंडेंसी का आखिर राज क्या है, ये सवाल चारों तरफ घूम रहा है। शाखे के अधिकारी क्यों नहीं करते इस राज का खुलासा, ये भी सवाल घूम रहा है। जबकि खुद JDA आयुक्त गौरव गोयल मांग चुके हैं सूची। शाखा में लंबित प्रकरणों की कई बार सूची मांगी जा चुकी है।
इनसे पहले जेडी आयुक्त रहे टी रविकांत ने भी सूची मांगी थी, लेकिन शाखा के अधिकारियों की तरफ से सूची ही नहीं दी जा रही। अब जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया और खुलासा करते हुए कहा कि सूची का राज उजागर होने से खुल सकता है एक और राज। बीपीसी की पिछली कई बैठकों में महज 2 या 3 एजेंडे ही होने का राज। शाखा में भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण तो कई लंबित हैं, लेकिन सख्त छटनी के कारण बैठक में पहुंच पाते बहुत कम प्रकरण और ये राज ना खुले। शायद इसलिए सूची नहीं दी जा रही, जबकि इससे पहले भी कई बार सूची मांगी जा चुकी है। और इसीलिए हर कोई ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या है कि जेडीए की भवन मानचित्र शाखा में पेंडेसी का राज क्यों नहीं सबके सामने है? शाखा के अधिकारी क्यों इस राज का खुलासा नहीं कर रहे हैं? और ये सब तब हो रहा है जब खुद जेडी आयुक्त गौरव गोयल सूची मांग चुके हैं। लंबित प्रकरणों की कई बार सूची मांगी जा चुकी है। उससे पहले जेडी आयुक्त रही टी रविकांत सूची मांग चुके हैं, लेकिन शाखा के अधिकारियों की तरफ से सूची नहीं दी जा रही। और अब जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल जो जानकार सूत्रों से खुलासा हुआ है वो ये कह रहे हैं कि सूची का राज उजागर होने से एक और राज खुल जाएगा, यानी कि राज उजागर करने के लिए सूची मांगी जाएगी और एक और राज सामने आ जाएगा। राज होगा बीपीसी की पिछली कई बैठकों से जुड़ा, जिसमें महज 2 या 3 एजेंडे ही आने का राज होगा जो खुल जाएगा। और शाखा में भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण तो कई लंबित हैं, लेकिन सख्त छटनी के कारण बैठक में कुछ कम प्रकरण, बहुत कम प्रकरण पहुंच पाते। और अब बात करते हैं डी किसान महापंचायत की झलकियों। दरअसल विश्वेंद्र सिंह और वेद प्रकाश सोलंकी ने सभा को संबोधित किया। भीड़ को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग आकलन हैं। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ रही, वहीं स्वतंत्र आकलन करीब 2000 लोगों की भीड़ का है। किसान महापंचायत में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध भी मौजूद रहे और इस दौरान बाकायदा एक बयान भी दिया। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि किसान राजमहल तक पहुंचते हैं और ये आज दरअसल डी किसान महापंचायत हुई थी, उसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 4 हजार के आसपास उसमें भीड़ थी, लेकिन एक स्वतंत्र आकलन ये कह रहा है कि लगभग 2000 लोगों की भीड़ वहां पर थी। किसान महापंचायत में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध भी मौजूद रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट में धमाकेदार और विश्वसनीय खबरों का रुख करते हैं। बात काम नहीं आया लंबी दाढ़ी और मूंछ का टोटका। फिर से पूर्व मंत्री जी आए तलवार कट मूंछ वाले लुक में। हाथ वाली पार्टी के आदिवासी पूर्व मंत्री ने अपनाया था नया लुक। वागड़ अंचल के एक सफल नेताजी की राह पर चले थे वो भी, लेकिन ऐसे अंधविश्वास भी नहीं दे पा रहे फिलहाल सहारा। 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके माननीय अभी भी सत्ता और संगठन में नहीं मिल रहा उन्हें प्रतिनिधित्व। हालांकि अकादमिक क्षेत्र में जरूर उन्होंने हासिल कर ली है बड़ी डिग्री, लेकिन जो अंधविश्वास वो अपनाना चाह रहे थे वो अंधविश्वास उनके काम नहीं आ पाए। आपने ये तो सुना होगा कि शेर पर सवा शेर, लेकिन यहां शेर पर सवा शेर कल्ला जी। पहली बार एक्शन में नजर आए जलदाय मंत्री। कल विभागीय समीक्षा बैठक ली थी बीडी कल्ला ने। अक्सर अधिकारी ही हावी नजर आते विभाग में, लेकिन कल अलग ही अंदाज नजर आया मंत्री जी का। अधिकारियों को 2 टूक दिया भरी मीटिंग के अंदर संदेश और कहा कि काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। कल्ला जी के इस रुख की विभाग में चर्चा रही है, क्योंकि इससे पहले कल्ला जी कई बार कह चुके हैं, सख्त बातें नर्म लहजे में कह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी बातें भी सख्त रही और लहजा भी सख्त रहा। एयर इंडिया को मिली कार्गो की अनुमति। कुछ समय के लिए मिली ये अनुमति। जयपुर एयरपोर्ट पर कई दिनों से बाधित थे कार्गो। एयर इंडिया अधिकारियों ने कार्गो मूवमेंट की पुष्टि की है। अन्य एयरलाइंस के माध्यम से कार्गो मूवमेंट असमंजस में थे। जयपुर एयरपोर्ट में भारतीय शहरों की नहीं विदेश की भी कार्गो है और केवल एयर इंडिया कर रही कार्गो का मूवमेंट। तो इसको आप एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं, क्योंकि एयर इंडिया को कार्गो की अनुमति मिली है।
कुछ समय के लिए कार्गो की अनुमति मिली और जयपुर एयरपोर्ट पर कई दिन से कार्गो बाधित थी। अब बात करते हैं नई आबकारी नीति की। नई आबकारी नीति को लेकर सबसे रोचक पहलू, अब गरीब को किस्मत आजमाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार ऑनलाइन मोड में होगी दुकानों की नीलामी। पिछले सालों में लॉटरी के जरिए होता था दुकान आवंटन। कई बार कम आमदनी वाले लोग भी करते थे किस्मत आजमाइश और आवेदन फीस भरकर शामिल होते थे लॉटरी प्रक्रिया में। लेकिन इस बार ऑनलाइन मोड में अत्यधिक बोली की होगी प्रक्रिया। ऐसे में गरीब लोग नहीं कर सकेंगे किस्मत आजमाइश, केवल वही लोग हो सकेंगे शामिल जो लगा सकेंगे ज्यादा बोली। साल 2005 तक बोली के जरिए होता था दुकानों का आवंटन। ऐसे में 15 साल बाद फिर पुरानी प्रक्रिया जीवंत होगी और फिर से चुनिंदा ग्रुप के ही दुकानें हड़पने की आशंका बनी रही। 4 माह में बदली सूरत में तस्वीर। बात प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड RUHS अस्पताल की। 4 माह पहले तक अस्पताल में कोरोना के मरीज रही खचाखच। करीब 1000 तक पहुंच चुकी थी कोरोना के मरीजों की संख्या। लेकिन समय के साथ ही अब कोरोना का स्प्रेड हुआ कम, तो लोगों से खचाखच भरा रहने वाला अस्पताल अब हो गया सुनसान। पूरे अस्पताल में करीब 3 दर्जन के आसपास मरीज ले रहे ट्रीटमेंट। ऐसे में अस्पताल में वार्ड से लेकर गलियारों तक में पसरा सन्नाटा। हालांकि इस बदली सूरत पर हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। आमेर में हाथी सवारी हो सकती जानलेवा। दरअसल यहां 102 हाथियों में से 19 हाथी काने और अंधे हैं। 10 हाथी तपेदिक यानी कि टीबी रोग के शिकार हैं। बीते 2 महीने में 4 हाथियों की मौत हो चुकी है। वन विभाग प्रशासन डाल रहा पूरे मामले में पर्दा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हेल्प इन सफरिंग और एंजेल आइज संगठन विरोध जता चुका है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरना मना है। संसद भवन में अब गांधी प्रतिमा के सामने नहीं हो सकेगा प्रदर्शन। नई संसद के निर्माण का कार्य शुरू होने से भूमि होगी नई जगह। गांधी प्रतिमा के सामने ही होता ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन, लेकिन नए भवन के निर्माण के चलते हो रही प्रतिमा की शिफ्टिंग और प्रतिमा को संसद के आंतरिक भाग में स्थापित किया जा रहा। अब धरना प्रदर्शन करने के लिए सांसदों का पसंदीदा स्थान नहीं रहा। उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी खींचतान जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हाईकमान पर लगातार बना रहे दबाव। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें सीएम फेस घोषित करने का दबाव बनाया जा रहा है। पिछले 2 माह से रावत ने चला रखा आक्रामक चुनाव अभियान। कुमाऊं क्षेत्र के एक दौरे पर हरीश रावत ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा चुनाव नहीं लड़ने की, पर अंतिम फैसला पार्टी का है। पार्टी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऐलान कर देना चाहिए। हरीश रावत के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने जताई नाराजगी और अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता इंदिरा हृदयेश ने आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस कभी भी सीएम फेस घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती। तो देखिए, जिस तरीके की राजनीति वहां चल रही है उसमें काफी उठापटक महसूस हो रही है और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने की बात की जा रही है और ये बात करने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। वो चाहते हैं कि 2022 में जो चुनाव लड़ा जाए वो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ा जाए और बीते 2 माह से रावत ने इसको लेकर एक आक्रामक अभियान भी चला रखा है। वो बाकायदा कई सभाओं में भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं। कुमाऊं क्षेत्र के एक दौरे पर भी हरीश रावत ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, पर अंतिम फैसला पार्टी का रहेगा। और अब बात करते हैं आरसीए की। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग लाए हैं। आरसीए को मिली बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट की मेजबानी। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे के लिए जो है कि ग्रुप डी के मैच होंगे। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, हिमाचल की टीमें जयपुर में खेलेंगी। मेजबान राजस्थान को भी इसी ग्रुप में शामिल किया गया है। तो मानकर चलिए आरसीए के अच्छे दिन अब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। हालांकि अच्छे दिन तभी से शुरू हो चुके थे जब वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन अब बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट की मेजबानी विजय हजारे ट्रॉफी के तौर पर जयपुर में शुरू होगी और उम्मीद
आईपीएल को लेकर कर सकते हैं।